बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियन। आज हम जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो है मरे लूप एंड वार्ले लूप टेस्ट। ये अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा जाए तो जो पिछले लेक्चर में यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के पार्ट 2 में मैंने आपको बड़ी डायरेक्टली बताया था कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशंस हैं उसमें एक एप्लीकेशन ये होती है कि जिसमें हमने फॉल्ट ट्रेसिंग करनी। जब हम फॉल्ट ट्रेसिंग करते हैं तो उसमें ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो हमारा कंडक्टर ग्राउंड हो गया हुआ है यानी कि कोई फॉल्ट क्रिएट हुआ है और कंडक्टर कट के ग्राउंड के साथ अटैच हो गया, और या फिर कोई फॉल्ट क्रिएट हुआ है और कंडक्टर कट के जो है वो आपस में कंडक्टर कनेक्टेड हो गए, यानी कि दोनों केसेस में फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है फॉल्ट वाले केस में, फॉल्ट के केस में कि भाई अगर फॉल्ट क्रिएट हो गए तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये चीज़ जज करना कि किस जगह पे फॉल्ट है। यानी कि अगर हमें लेंथ मालूम हो जाए कि किस जगह पे फॉल्ट है तो हम उस जगह पे खुदाई करके उस फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये होती है कि कम्युनिकेशन केबल्स में या सम टाइम पावर केबल्स में कि हमने अंडरग्राउंड वायरिंग की होती है और अगर हमें एग्जैक्ट फॉल्ट का नहीं पता तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम सारी एरिया को खुदाई करें और फिर उसके बाद वायर को चेक करना शुरू कर दें। हमें फॉल्ट की एग्जैक्ट लोकेशन कर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की मेजर एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन है कि हम फॉल्ट को ट्रेस करें। सही है ना। तो दो मेथडोलॉजी हैं फॉल्ट को ट्रेस करने के, एक को कहते हैं मरे लूप टेस्ट और दूसरे को कहते हैं वाले लूप से टेस्ट। ये छोटे से हैं, आपको समझ भी इंशाल्लाह लग जाएगी आसानी से। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली इसको डिफाइन करता हूँ। सही है। पोर्टेबल जो मरे लूप टेस्ट है ये बेसिकली लोकेशन को फाइंड करता है जब आपके सिस्टम में जो फॉल्ट आ रहा है वो ग्राउंड फॉल्ट है। ग्राउंड फॉल्ट का मतलब ये है कि जो आपकी वायर है वो ग्राउंडेड होगी, यानी कि ग्राउंड वायर के साथ अटैच होगी या ग्राउंड होगी। तो अब जो दो तरीके हैं उसमें, या तो वो मेटल की शीट के साथ अटैच होगी यानी कि ग्राउंड जो इनडायरेक्टली हम कम्युनिकेशन में भेज रहे हैं उसके साथ अटैच होगी, या वैसे अर्थ होगी। तो अब हम उस फॉल्ट को ट्रेस करने का जो मैकेनिज़्म है, इसको ये व्हीटस्टोन ब्रिज की मॉडिफिकेशन है। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो तो ये चीज़ देखो तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं R1 एंड R2। इसके नीचे वाली दो रेजिस्टेंस मिसिंग है। अब अगर इन दो रेजिस्टेंसेस को अगर मैं इस तरह देखूँ कि ये पॉइंट एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले तक एक रेजिस्टेंस है और इस पॉइंट के बाद तक दूसरी रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट इनडायरेक्टली आपस में कनेक्टेड किस तरह है कि क्योंकि ये भी ग्राउंड हुआ है और ये आपकी सप्लाई का ये भी ग्राउंड हुआ है, तो इनडायरेक्टली ये कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे आप देखो तो जो ये वाली रेजिस्टेंस आएगी वो रेजिस्टेंस क्योंकि वो रेजिस्टेंस वायर की लेंथ Lx की वजह से आएगी, और जो ये रेजिस्टेंस आएगी वो वायर की लेंथ बाकी जो बचेगी उसकी वजह से आएगी। अलग से हम देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि अगर मेरी वायर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ है LA और इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ है LB और ये नॉर्मली इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। लेकिन आप देखो LB में से कुछ एरिया निकल के वो LX बना है। सही है ना। ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको मरे लूप टेस्ट को समझाने के लिए सर्किट डायग्राम को आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। इसको आगे मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैलकुलेशन किस तरह करें। आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैलकुलेशन हमारी क्या होगी कि हम इन दोनों रेजिस्टेंस की वो रेशो को देखते हैं और इन दोनों रेजिस्टेंस की रेशो को देखते हैं। तो रेशो क्या होगी R2/R1। इसी तरह दूसरी रेजिस्टेंस की रेशो क्या होगी R4/R3। अब R4 क्या था, R4 हमारे पास क्या है, ये RA की लेंथ इसी तरह RB की लेंथ माइनस RX, ये क्या बन जाएगा R4। यानी कि ये टोटल लेंथ RA प्लस RB, ये टोटल लेंथ यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन इसमें से RX को माइनस करें तो ये यहाँ तक लेंथ पहुँच जाएगी, तो ये R4 की लेंथ बन गई। RA प्लस RB माइनस RX, और R3 क्या है, ये वो लेंथ जो RX की वजह से आ रही है और ये RX है यानी कि LX की वजह से। तो ये हमारे पास रेशो होगी। अगर मैं R1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो R1 पहले RA से मल्टीप्लाई होगा, फिर R1 RB से मल्टीप्लाई होगा, फिर R1 RX से मल्टीप्लाई होगा, तो R1 RA R1 RB माइनस R1 RX होगा।
इसी तरह आर एक्स आर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आर टू इंटू आर एक्स। अब आर एक्स की क्वांटिटीज़ को मैं कॉमन लूँ तो ये मेरे पास एक क्वांटिटी बन रही है और ये मेरे पास दूसरी क्वांटिटी बन रही है, सही है ना। तो क्या हो जाएगा आर टू आर एक्स प्लस आर वन आर एक्स इज इक्वल टू आर वन आर ए और आर वन आर बी। इस पूरे हिस्से से अगर मैं आर वन को कॉमन लूँ और इस पूरे हिस्से से मैं आर एक्स को कॉमन लूँ तो ये आर वन प्लस आर टू बनेगा और इसी तरह ये आर ए प्लस आर बी बनेगा। तो मैं अननोन रेजिस्टेंस को निकालूँ तो अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स इज इक्वल टू क्या बन रही है मेरे पास आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू इंटू आर ए प्लस आर बी, ये अननोन रेजिस्टेंस बन रही है। प्रॉब्लम क्या है, ना मुझे आर ए का पता है ना मुझे आर बी का पता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या किया, मैं भी मुझे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रो एल ओवर ए। मैं कहता हूँ कि रो क्या है, वो रेजिस्टिविटी है, ये कांस्टेंट है, लेंथ मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं आर एक्स की जगह पे डालूँ तो आर एक्स क्या हो जाएगा रो एल एक्स ओवर ए, रो एल एक्स ओवर ए आ गया। इसी तरह आर ए एल ए की जगह पे डाल दिए, आर ए की जगह पे डाल दिया और आर बी की जगह पे डाल दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है, इसी तरह मैं कहूँ कि रो जो है रेजिस्टिविटी वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंडेंट है और सबका मटेरियल सेम है, तो ना तो रेजिस्टिविटी रहेगी और ना ही लेंथ वो एरिया रहेगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल कम्बिनेशन बनेगा एल एक्स इज इक्वल टू आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू इंटू एल ए प्लस एल बी। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी सर्किट डायग्राम में कि जितनी लेंथ एल ए की है एग्जैक्टली वही लेंथ एल बी की, इक्वल हो जाए तो आपके पास क्या होगा एल ए और एल बी एक सिंगल एल के तौर पे मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये टू टाइम एल हो जाएगा, तो ये टू टाइम ये एल एक्स वन। यहाँ तक अगर क्लियर हो जाए तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मैंने अननोन लेंथ मेजर करनी है फॉल्ट वाली, यानी कि ये वाली लेंथ मेजर करनी है, एल एक्स मेजर करना है कि इस पॉइंट से जो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है इस पॉइंट से लेके फॉल्ट कितने डिस्टेंस पे है, तो मैं बड़े आराम से अब मेजर कर सकता हूँ इस फॉर्मूले और मुझे टोटल लेंथ पता है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक मेरे पास एल क्या आ रहा है, उसका टोटल लेंथ गिवन, तो वो डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एल एक्स आ जाएगा। ये एक एग्जांपल है। द मरे लूप टेस्ट सेट of figure 5.18 consists of two conductor of same material and the same cross sectional area, both cables are connected। अब उसका जो डिस्टेंस है 5280 फीट फ्रॉम द टेस्ट सेटअप at the cable terminal, the bridge is balanced with RT is equal to 100 ohm, R1 is equal to R2 is equal to 300 ohm, सही है ना। और हमारे पास find the distance from the ground fall to the test set, तो ये हमारे पास एल एक्स की इक्वेशन बन गई। एल एक्स इक्वेशन टू टाइम आर वन ओवर आर एल ओवर आर वन प्लस आर एल, तो आर वन की वैल्यू डाली, इसी तरह एल की वैल्यू जो हमारे पास टोटल कैलकुलेटेड है, इसी तरह हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है 100 ओम हमने डाली आर वन की और आखिरी की आई आर टू की वैल्यू डाली, तो टोटल डिस्टेंस खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया 240 फीट। इसका मतलब 240 फीट की पॉइंट पे जो है हमारे पास फॉल्ट आ गया, इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया जो हमने डिटेक्ट हो। यहाँ तक क्लियर हो जाए तो ये बेसिकली मरे लूप टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब आ गया वार्ले लूप। वार्ले लूप में मैंने कहा था फॉल्ट दो किस्म के होते हैं। एक फॉल्ट होता है कि आपकी जो लाइन है वो ग्राउंड से कनेक्ट होगी, दूसरा फॉल्ट क्या है कि आपकी लाइन जो है वो ग्राउंड से नहीं कनेक्ट होगी, आपकी लाइन जो है एक कंडक्टर जो है वो दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट हो गया, ये कंडक्टर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो अब क्या फॉल्ट क्रिएट होगा, और इस फॉल्ट को चेक करने के लिए इस फॉल्ट की लोकेशन ढूंढने के लिए वार्ले लूप है, सही है ना। ये हम इसका है मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू लोकेट ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट को भी डिटेक्ट किया जा सकता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, सही है ना। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसकी, मरे लूप की, सही है। आप अगर सर्किट में देखो तो अब यहाँ पे R1 भी है, R2 भी है, इसके अलावा R3 भी है, यानी कि पहले R3 नहीं था तो अब R3 भी है। R3 के साथ अब बाकी जो है वो वही है, RA आ गया, इसी तरह RB आ गया
और जो फॉल्ट वाली लोकेशन है वो क्या आ गई, आर एक्स आ गई। अब आप पूरे सर्किट में देखो तो एक और एडिशनल चीज़ आती है। वो एडिशनल चीज़ क्या है, वो ये स्विच है। इसका मतलब ये स्विच की दो स्टेट्स आ गई, एक ए पोजीशन आ गई और एक बी पोजीशन आ गई। अगर मैं कहूँ कि मेरा स्विच ए पोजीशन पे है तो उस केस में R3 अलग हो गया और बाकी हिस्सा अलग हो गया। और मैं कहूँ मेरा स्विच बी पोजीशन पे है तो अब क्या होगा कि अब ये बेसिकली ग्राउंड से मिल जाएगा। तो अब R3 जो है वो RX के साथ रिलेशन में चला जाएगा। तो इस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझने की ज़रूरत है। अगर ये सर्किट आपको क्लियर हो जाता है तो आगे चीज़ को समझना बड़ा आसान है। अब देखो, अब मेरे पास दो पोजीशंस आ गई, मेरे पास स्विच की दो पोजीशन आ गई। पहली पोजीशन, टू लोकेट द फॉल्ट फर्स्ट सेट द स्विच एस टू पोजीशन ए, यानी कि स्विच को मैं किस पोजीशन पे सेट करूं, पोजीशन ए में, यानी कि पोजीशन ए पे मेरा स्विच चला जाएगा। मेरा स्विच इस पोजीशन पे आया तो हुआ क्या कि भाई जो R4 बनी वो RA+RB बन गई, वो R4 बन गई, जबकि R3 जो है वो डायरेक्टली R3 बन गई। उसी तरह R2/R1। अब यहाँ पे ये चीज़ है, कंडीशन क्या है कि मेरा सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड है। अगर मेरा सिस्टम बैलेंस्ड है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अगर मेरा सिस्टम बैलेंस नहीं है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब यहाँ से देखो तो R3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R2 × R3 आ गया, R1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R1 RA R1 RB आ गया। इस तरह हमने कैलकुलेशन की तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से कैलकुलेशन करते हुए हमें क्या चीज़ पता चली, RA+RB पता चला, R2/R3/R1, यानी कि इन दोनों का सम मुझे कहाँ से पता चल गया, बैलेंस कंडीशन से पता चल गया। एक अननोन रेजिस्टेंस पता चल गया RA+RB। सही है, ये वैल्यू को हमने सेव कर ली। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्विच की पोजीशन को बदल दी। अब मैंने स्विच को क्या किया, अब मैंने स्विच को बी पोजीशन पे लगा दिया। अब जब मेरा स्विच बी पोजीशन पे लग गया तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा स्विच इस पोजीशन पे आ गया। अगर मेरा स्विच इस पोजीशन पे आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, R2/R1 तो वही रहा, जबकि R4 अब बदल गया। R4 क्या हुआ, RA+RB-RX। सही है ना, ये वही वाला कंडीशन जो हमने पीछे मरे लूप में देखी थी, ये कंडीशन आ गई RA+RB-RX। जबकि नीचे वाली कंडीशन में देखो तो ये अब ये दो रेजिस्टेंस ऐड होगी, एक R3 ऐड होगी और ये RX ऐड होगी। तो क्या होगा, RX+R3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो RX+R3 R2 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह R1 जो है वो RA+RB-RX से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं RX वाली टर्म्स को इधर लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, तो क्या हुआ, R2X और R1 के साथ RX आ गया। जबकि R2/R3 को भी मैं उधर ले गया और ये हमारे पास बाकी बना R1RA बन गया, दूसरा क्या बना RA/RB बन गया। सही है ना, ये हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया। सही है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली मैं देखूँ तो मैं अगर इधर से RX को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से RX कॉमन निकला, तो RX कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, R1+R2 बन गया। जबकि यहाँ पे मैंने देखो तो मैंने क्या निकाला, R1 कॉमन निकाला इन दोनों के अंदर से, तो वो R1 कॉमन निकला तो क्या बना, RA और RB बन गया। और दूसरी चीज़ जो कॉमन निकली वो हमारे पास क्या निकली, वो R2/R3 था, यानी कि ये वाला R2/R3 जो है ये इधर आके ये यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई, यहाँ पे 3 आएगा। सही है ना, इधर आके R2/R3 बन गया, तो ये हमारे पास आ गया। सही है ना, और इधर से अगर मैं RX को निकालूँ तो RX क्या निकलेगा, R1 इंटू RA+RB, यानी कि ये टर्म्स आ गई, माइनस R2/R3 वो आ गई, और एंड पे डिनोमिनेटर पे R1+R2। जहाँ तक आ गया। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि हमें RA+RB हमने कहाँ से कैलकुलेट किया था, वो यहाँ से कैलकुलेट किया था, वो ये निकला था। अगर मैं RA+RB यहाँ पे पुट कर दूँ, यानी कि जो वैल्यू पुट करूँ तो एट द एंड RX हमारे पास निकले। समझ लग रही बात। अब मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। सही, yeah, the Wally loop test set of figure 5.2 consists of a defective conductor and a healthy conductor connected at the cable terminal located 10 miles from the test set. The cable have a resistance of 0.05 ohm per 1000 feet.
When the switch is in position A, the circuit is balanced. The balancing resistance R3 is this one. The switch is in position B. अब पोजीशन बी पे द सर्किट इज रीबैलेंस, सर्किट दोबारा बैलेंस किया गया. अब R3 की वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है, वो 99 बन रही है. ये दोनों अलग अलग है. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू द टेस्ट सेट. ये आपको अगर एग्जांपल क्लियर होती है तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैंने हमने आर ए और आर बी, यहाँ पे हमने आर ए और आर बी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो क्या निकला, R2 × R3/R1. R2 यानी कि पोजीशन ए की मैं बात कर रहा हूँ. पोजीशन बी में देख लेते हैं. पोजीशन बी में मेरे पास R1 × RA + RB माइनस R2 R3/R1 + R2, यानी कि ये वाला जो फार्मूला था ये एज इट इज़ आ गया. इस फार्मूले के अंदर जब मैंने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने से मेरे पास RX आ गया. यहाँ पे एक और चीज़ भी आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये एक केबल की जो रेजिस्टेंस है वो 0.05 ओम है 1000 फीट के लिए. अगर मैं इस तरह करूँ तो इसे क्या करूँगा, 1000 / 0.05 इंटू 0.67 ठीक है ना. तो इससे मुझे डिस्टेंस पता चल जाए. तो यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि भाई जो वार्ले लूप टेस्ट है वो कंपेयर टू मरे लूप टेस्ट ज़्यादा कंफर्टेबल या फ़ायदा देता है, क्योंकि मरे लूप टेस्ट सिर्फ ग्राउंड के लिए यूज़ होता है, जबकि वार्ले जो है ग्राउंड और शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये दो एग्जांपल्स हैं 5.13 और 5.514. ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, इनको ज़रूर सॉल्व करना है. ठीक है, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. अपना